देखिए बच्चों, आज जो मेरा वीडियो है वो एक्टिव से पैसे पर है। एक्टिव से पैसे बनाने के लिए जिन चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे तो ये समझते हैं कि एक्टिव से पैसे केवल टेंसों के आधार पर बना सकते हैं। कुछ समझते हैं कि हमें केवल उसका चार्ट याद हो जाए, और कुछ समझते हैं कि एक्टिव से पैसे बड़े आसान हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्टिव से पैसे करने के लिए सर्वप्रथम आपको ये ज्ञात करना होगा, ये जानकारी प्राप्त करनी होगी एक्टिव से पैसे जो बनते किससे। तो मैं आपको बता दूं कि एक्टिव से पैसे केवल उन्हीं टेंसों के बन सकते हैं जिस सेंटेंस के ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटिव वर्ब। यदि ट्रांसलेटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसे एक्टिव से पैसे बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है आपका कर्ता, दूसरी है आपकी क्रिया, और तीसरा कर्म। ठीक है, ये इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? कर्ता, क्रिया, कर्म। अगर किसी सेंटेंस में कर्ता है, क्रिया है और कर्म है तो उसकी एक्टिव से पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन कर्म कौन से कर्म की हम बात कर रहे हैं? कर्म है हमारा, देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपका जो है एक्टिव से पैसे बन सकती है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से नहीं है, कोई गुण या विशेषता दी गई है, तो ऐसे सेंटेंस की एक्टिव से पैसे बनाना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक एक्टिव सेंटेंस दे रहे हैं, जैसे राम राइट्स अ लेटर। राम ये सब्जेक्ट है, राइट्स ये वर्ब है, अ लेटर जो है एक जो ऑब्जेक्ट है। तो राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? पहली बात, राम लिखता है, क्या लिखता है? तो हमारे सामने आती है कि एक लेटर लिखता है। तो एक लेटर किस तरह का ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो हमारे समझ में ये लेटर सामने है, उसे देखा जा सकता है, उठाया जा सकता है, छुआ जा सकता है, तो इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसे केवल समझा जाए या किसी को उपनाम से बुलाया जाए, जैसे राम को कहें उसे बुलाओ, राम को बुलाने की जगह उसे बुलाओ, तो उसकी अंग्रेजी हिम होगी। तो हिम है, हर है, ये सभी क्या होते हैं? हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस के अंदर तो एक्टिव से पैसिव को बनाया जा सकता है। यदि उसमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनाई जा सकती। नीचे दिया है, यहाँ राम सब्जेक्ट है तथा राइट्स वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ए लेटर है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम सोचते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसकी एक्टिव से पैसे बनाई जा सकती है। जैसे उदाहरण इसी प्रकार से दी गई है, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। क्या इसकी एक्टिव से पैसे बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। दूसरा है, गीता विल टीच मी इंग्लिश। क्या गीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगी? हाँ, इसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके एक्टिव से पैसे बना सकते हैं।
ऑब्जेक्ट और जो भी ऑब्जेक्ट से बनाते हैं उसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। इनट्रांसलेटिव वर्ब, अच्छा ये देखिए वर्ब सभी होती है, जैसे पढ़ना लिखना आना जाना खाना पीना देखना भागना रोना मरना मारना, लेकिन कुछ वर्बें ऐसी होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और कुछ वर्बें ऐसी होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती, या तो अपने आप में पहले ही पूर्ण हो जाती हैं या फिर ऐसे सेंटेंसों जैसे गुण विशेषण के साथ क्रिया को पूरा किया जाता है। देखिए इनट्रांसलेटिव वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए इनट्रांसलेटिव वर्ब, ये वर्ब जो है जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उसे इनट्रांसलेटिव वर्ब कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि जो वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है वो है, अब देखिए अगले जो उदाहरण में आपको देखने को मिलेगा अगले चैप्टर में, जैसे सी डांस बेल, तो सी माने वह, डांस माने नाचती है, बेल माने बढ़िया। सी डांस बेल, वो बढ़िया नाचती है। सी रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ती है। डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं। कुत्ता अपरिचितों पर भौंकता, सॉरी यहाँ एस रह गया, डॉग्स बार्क। चलिए ही गोज टू आगरा, तो ये ऐसे वर्ब हैं जिन्हें आपके कह सकते हैं इनट्रांसलेटिव वर्ब है, इन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, अपने आप तक। सीता डांस कैसा नाचती है, बेल बढ़िया। मैंने कहा था कि अगर उसे विशेषता की ज़रूरत पड़ जाए, किसी गुण की ज़रूरत पड़ जाए या किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ जाए उस वर्ब को, तो निश्चित समझ लीजिए कि वो जो है इनट्रांसलेटिव वर्ब है, इसकी पैसिव नहीं बनाई जा सकती। दूसरा यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। अब देखिए यू रन फास्ट जो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट जो है एज ए कम्प्लीमेंट, ऐसे हम कह सकते हैं इसकी विशेषता है रन की। अगर इसमें विशेषता का जिक्र हुआ है तो इसकी पैसिव नहीं बना जा सकती। तो रन फास्ट तो यानी गुण है, अगर उसमें गुण दिया है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। चलिए तीसरा सेंटेंस, डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जो एट है वो हमारा प्रीपोजिशन है। अगर किसी वर्ब के बाद या तो वर्ब में जुड़ा होना चाहिए प्रीपोजिशन, या तो वर्ब के साथ, जैसे बहुत से आते हैं लुक एट, ठीक है, मतलब विद, सेटिस्फाइड विद, इस तरह के अगर आते हैं तो उनमें अगर फ्रेजल वर्ब की तरह तो आप उसकी एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। लेकिन जब स्ट्रेंजर पर ध्यान देकर को एट को लगाया है, यानी कि अपरिचितों पर, तो इसकी एक्टिव से पैसिव बनाना मुश्किल है। ही गोज टू आगरा, वह आगरा जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ही गोज टू आगरा में हम क्या देख रहे हैं कि गोज है ये क्रिया है, लेकिन ये किससे जुड़ी है, प्रीपोजिशन टू से जुड़ी है, इसीलिए हम इसके एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। चलिए जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट गुण या स्थान हो या सब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसकी एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है। आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक्टिव से पैसिव बनती किन की है, अब उनके जो नियम है एक्टिव से पैसिव, जैसे आपका राम राइट्स ए लेटर कैसे बनती है, तो पहले जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट के रूप में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए लेटर को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके बाद जिस क्रिया में एस या यस लगी है उसमें से हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है पैसिव बनाने के लिए। अब रह जाती है हमारे पास राइट्स, उसकी क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और ये कर्ता जो है आपका वाई राम, जो यहाँ पर आपको वाई राम करके करना पड़ेगा। अर्थात
कर्ता की जगह पर कर्म और कर्म की जगह पर आपको कर्ता लाना। बाकी चीज़ें अपनी यथावत जगह पर लाएंगे तो आपका एक्टिव से पैसिव बड़ी ही आसानी से किसी भी टेंस का बन सकता है। चलिए, इसके बाद हमारे पास नियम है। देखिए, कर्म सबसे पहले नियम में कहता है ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसकी सहायक क्रिया, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर एक वचन का है तो सहायक क्रिया भी उसी टेंस के मुताबिक एक वचन की होनी चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर कर्ता का इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में आप नीचे एक्टिव दिया गया है, ही गेव मी हिज पेन, उसने मुझे अपना पेन दिया। तो पैसिव कैसे बनेगा? या तो आप मी से बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई। तो आई के साथ जो पास्ट इंडेफिनिट है, गेव आई है, क्रिया की सेकंड फॉर्म है। तो आप यहाँ जो है पास्ट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया है आपको चार्ट में आगे बताई जाएगी, वो बाद है। गिवन क्रिया के थर्ड फॉर्म, बाकी का जो ऑब्जेक्ट है पीछे जो है वो उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ये चलिए, बाई हिम, या इस तरह से नहीं बनाते हैं तो आप दूसरा जो तरीका है वो इस प्रकार है कि हिज पेन, पहले आप हिज पेन से, जैसे आपका यहाँ पर हिज पेन को ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, हिज पेन, बाज, गिवन, और जो मीन दिया है उनको वैसे लिख सकते, गिवन मी बाई हिम। इस तरह से एक्टिव से पैसिव को बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज। नेगेटिव सेंटेंसों की एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये एक नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी पैसिव बनाने के लिए आपको ए सॉन्ग सब्जेक्ट के स्थान पर लाना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी वर्ब इज नॉट संग बाई हर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सी जो है आपका बदल के हर में हो जाएगा। क्योंकि सी है तो हर है तो सी में चेंज किया है। नहीं, हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कपिल डिड नॉट डू माई वर्क, तो आप करेंगे डू माई वर्क। तो हम एक तरह से उल्टा चलते हैं, जैसे माई वर्क, बाज नॉट, यहाँ डू नॉट है तो यहाँ बाज नॉट, डिड नॉट है तो यहाँ हमारी पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए बाज नॉट। और क्रिया की डू की जो क्रिया है डू की आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी, डन। बाई कपिल किसके द्वारा किया गया? कपिल के द्वारा। तो ये नियम है हमारा, इस नियम से आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, पहले ऑब्जेक्ट, सहायक क्रिया, फिर नॉट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सहायक क्रिया, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उपकर्म। उपकर्म क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं आपको पिछली वाले में बता दिया, इसमें भी बता सकता हूँ। नीचे देखिए, हॉकी और बिदमी, तो हॉकी एक ऑब्जेक्ट है और बिदमी दूसरा है। तो हम यहाँ उपकर्म की बात कर रहे हैं तो इस जगह पर उपकर्म आए, ठीक है। अगर अतिरिक्त वाक्य है तो बाई कर्ता लगाएंगे। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका नियम है, पहले अगर वो प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो, किससे हो? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया से अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो उसे सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे सहायक क्रिया प्लस कर्म, अगर वाक्य में नहीं शब्द आया है तो आप नोट लगाइए, नेवर आया है तो नेवर लगाइए, अगर नहीं आया है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो अतिरिक्त वाक्य वो फिर वाई, फिर कर्ता लगाएंगे। इस तरीके से इस नियम का पालन किया जाएगा। यहाँ डू यू प्ले हॉकी विद मी, यहाँ देखिए डू हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगी है, तो आपको यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म, ऑब्जेक्ट हॉकी को माना है तो आपका हॉकी हो जाएगा हॉकी। फिर उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड, जो एक्स्ट्रा वर्ड है विद मी, तो विद मी बाई यू। इस तरह से
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव बनाई जा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी इस बात पर ध्यान दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला, अदर्स टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH फैमिली वाले। अगर जो सेंटेंस वाट, वेयर, विच, वैन इससे प्रारंभ होते हैं तो इस तरह से बनाए जाएंगे। वाट डू यू राइट दिस लेटर, क्या तुम यह पत्र लिखते हो, तो इस तरह से वो बनेगा वाट इज दिस लेटर। क्योंकि यहाँ आपका यू है, इस जगह पर आपको दिस लेटर लगाना होगा, और जहाँ यू आप दिस लेटर लाए हैं उस जगह से आपको लगाना है। रिटेन बाई यू, रिटेन बाई यू और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसी प्रकार से हु टीचर्स यू इंग्लिश, इसका बनेगा बाई हुम, क्योंकि बाई होम से बनेंगे। ये प्रश्नवाचक शब्द जरूर आया है, लेकिन हु या होम के साथ बाई होम का प्रयोग करेंगे। आर यू टॉट इंग्लिश, इस तरह से बनाया जा सकता है। हाउ मैनी फ्रूट्स डू यू गिव हिम, तो हाउ मैनी फ्रूट्स ही इज गिवन बाई यू। ठीक है, इसी तरह से आपके अगले सेंटेंस देखिए। अब आपके पास चार्ट आ गया कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहला जो टेंस है फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आई एस का इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी सहायक क्रिया जो है इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं फर्स्ट फॉर्म में डू डज आइए तब भी आपको इज एम आर का ही प्रयोग करना होगा। ठीक, चलिए मैं आगे इसी क्रम में समझने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद सेकंड फॉर्म आई है तो आप निश्चित समझ लीजिए वाज वर्ग का प्रयोग किया जाएगा, या सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो सेल भी विल भी का प्रयोग किया जाएगा। यर इज एम आर के साथ आई एन जी आई तो इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। बाज वर्ग के साथ फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आई है तो आप समझ लीजिए बाज बीइंग, वर बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से जब हैज हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है तो यह हैज बीन, हैव बीन और क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो हैड बीन के साथ भी क्रिया की सभी में थर्ड फॉर्म का आप प्रयोग करेंगे। सेल हैव, विल हैव के साथ के थर्ड फॉर्म आई तो आपको वही इस्तेमाल करने हैं। सेल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आगे और वीडियो। एक्टिव से पैसिव। एक्टिव का क्या अर्थ है? जब कोई कर्ता किसी पूर्ण उद्देश्य हेतु कार्य करे वह वाक्य एक्टिव कहा जाता है। अर्थात कार्य सजीव या निर्जीव कर्म प्रधान हो, या तो सजीव हो, न कि गुण और स्थान प्रधान हो। पैसिव, जब वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए, न देकर कर्म पर जोर दिया जाए, ऐसे वाक्य को पैसिव कहा जाता है। चलिए एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम हैं वो किस तरह के हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसों के जो एक्टिव से पैसिव जब बनाए जाएंगे उनके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स जो भी आते हैं। ये हम ये कह सकते हैं कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आ सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट से आपको सेंटेंस शुरुआत करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे, बाई और इसके बाद सब्जेक्ट। यानी हिंदी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? कर्म, सहायक क्रिया, यानी पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सहायक क्रिया आएगी, प्लस फिर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, कोई सी भी फॉर्म हो उसकी तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। तथा उपकर्म, उपकर्म मेरा कहने का अर्थ है यानी कि अगर हम एक वाक्य में दो कर्म होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों से बनाई जा सकती है एक्टिव से पैसिव।
लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने सबसे सर्वप्रथम लगा दिया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इसके जस्ट बाद लगाएंगे, उसके बाद बाई प्लस करता। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अच्छा शेष वर्ब, यानी कि शेष वर्ब का मेरा कहने का यहाँ उद्देश्य ये है, जैसे हैज बीन, तो हैज तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुरुआत में आए, फिर नॉट के बाद अगली जो बीन है वो लगेगी हैज बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स वही, यानी उपकर्म या कोई स्थान समय जो भी हो वो बाई सब्जेक्ट। यानी हिंदी में कहें तो कर्म, सहायक क्रिया, नॉट और शेष वर्ब, यानी कि अगर शेष वर्ब किसी सेंटेंस के प्रश्नवाचक में आ रही है, जैसे आती नहीं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बनाते हैं तो एजेमार से बन जाती है, पास्ट इंडेफिनिट की बाद वर्ब से बन जाती है। इसी प्रकार जो वर्बें शेष होती हैं, यानी दो भागों में बटी होती हैं, दो बार में बोली जाती हैं, वो पीछे की शेष वर्ब बोली जाती है। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, इसके बाद उपकर्म बाई कर्ता। चलिए अगला पेज। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो, अंग्रेजी में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो उसे हम प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी आगे की हेल्पिंग वर्ब एक वचन की होगी। अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन का है तो आगे वाली वर्ब भी बहुवचन की होगी। अगर ऑब्जेक्ट आई है, यानी मी का आई हो जाता है, तो उसके हिसाब से आपको लगानी होगी, टेंस में लगेगी, बाज लगेगी, हेड लगेगी, जो भी है एम लगेगी। नई शब्द हो तो नॉट लगाओ। जो आपके कोष्टक में बंद है, इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब ये वाक्य में आए हों, तो इस जगह पर प्रयोग करें, और वाक्य में नहीं आए हों तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। इसके बाद हिंदी में मैं कहूँगा सहायक क्रिया पहले, उसके कैसे प्लस कर्म, यानी कर्म के अनुसार सहायक क्रिया। अगर नहीं का प्रयोग पहले वाले एक्टिव वाक्य में हुआ है तो नोट लगाएं, अगर नहीं हुआ है तो नहीं लगाएंगे। शेष सहायक क्रिया जो बीन है, अगर आई हो तो लिखें, और नहीं आई है तो बिल्कुल नहीं लिखें। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, और शेष शब्द जो भी रहे हैं वो बाई और कर्ता। दूसरा नियम, जब वाक्य WH फैमिली से शुरू हो। WH फैमिली का मतलब है वाट है, वेयर है, ठीक है, विच है, ये तमाम तरह के प्रश्नवाचक हैं। इन शब्दों से अगर शुरू हुए तो WH फैमिली को बोला जाता है। WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। अगर वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब में जो शेष होगी तो लगा देंगे, नहीं शेष है तो नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाई, फिर सब्जेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्म, अगर नॉट का प्रयोग हुआ तो नॉट, शेष सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था तथा उपकर्म बाई प्लस कर्ता। तीसरा नियम, जो हुआ हूँ से प्रयोग प्रारंभ होते हैं तो वाई हूँ का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का शेष भाग अगर हो तो, नॉट हो तो नॉट के बाद शेष भाग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जोड़कर थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे, और उसके आगे जो भी है उसे पूरा का पूरा लिख देंगे। चलिए, ये आपके पास एक और चार्ट है, इसमें लिखा सबसे ऊपर हेडिंग है एक्टिव से पैसिव केवल 8 टेंसों की बनती है। वो कौन से टेंस हैं आप जानकारी देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी कि अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो तीनों टेंसों की इंडेफिनिट की बनती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं आया, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट टेंसों की पूरी बनती है। अब बनती किनकी नहीं है वो ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की और फ्यूचर कंटिन्यूअस की, यानी कुल मिलाकर के 4 टेंसों की एक्टिव से पैसिव नहीं बनती। ठीक है। अच्छा, देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा, यह फर्स्ट फॉर्म होगी। आपको पैसिव बनाते समय उसकी साइकिल लगानी है इज आर एम प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको बाज वर्ब और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाने, यानी कि बाज वर्ब का अर्थ दोनों नहीं, इनमें से एक जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार एक वचन है या बहुवचन है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन आपको सहायक क्रिया जो पैसिव में लगानी होगी वो है शैल बी, विल बी। ठीक है। और क्रिया की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें इज एम आर और बी और वर्ब में आईएनजी लगी होती है, इसीलिए जिन वर्बों में आईएनजी लगी होती है उनके पीछे बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग ऐसे लगानी होगी, पूरा समझ लीजिए। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग और क्रिया की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी, इसका मतलब इसमें भी बीइंग लगेगा, तो वाज, बीइंग, वर्बिंग और क्रिया की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव इसमें बीन लगती है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो इसलिए बीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, हैज हैव है तो हैज बीन, हैव बीन। ऐसी पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल किया था, क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, तो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम भी थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब बीन का प्रयोग किया जाएगा। बी की तीसरी फॉर्म जो होती है वो बीन होती है। तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन और क्रिया की थर्ड फॉर्म। चलिए, ये सूत्र है बनाने का। अगर हम किसी भी टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाएं तो ये सूत्र होता है कि आपको सब्जेक्ट को इधर लाना होगा। ठीक, मेरा निशान देख रहे होंगे, सब्जेक्ट को इधर लाना होगा। चलिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट है वो आगे लाना होगा, ये भी आपकी समझ में आ रहा होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट वो यथावत अपनी अपनी जगह पर आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से बन जाता है कि आई सिंग ए सॉन्ग, तो क्या बन जाएगा कि ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ए सॉन्ग आगे आ गया, इज संग माने गाया गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, फिर उसमें कोई अन्य ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए उस जगह पर कोई अन्य ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, फिर बाई और आई का नेम हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट रूप में। जो चीज़ सब्जेक्ट होती है एक्टिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाती है, जो ऑब्जेक्ट होती है एक्टिव में वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाती है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पर यथावत लगाई जाती हैं। चलिए देखिए, अब इनका जो बदलना है, जैसे आई एक्टिव में आई होगा तो पैसिव में वाई भी हो जाएगा, बी है तो वाई अस हो जाएगा पैसिव में, ऊपर लिखा है आप ध्यान से सुन सकते हैं। अगर यू है तो वाई यू रहेगा, ही है तो वाई हिम हो जाएगा, सी है तो वाई हर, दे है तो वाई देम। अगर समवन या एवरीवन लिखा अस्पष्ट है, इसका पता नहीं होता है। समवन वन कोई, कौन, कोई कौन पता नहीं, एवरीवन वन हर कोई कौन, तो इन्हें ऐसे वाक्यों को वाई करके नहीं लगाते हैं, बल्कि इन्हें वाक्य से एक पैसिव बनाते समय हटा देते हैं। चलिए इनकी उदाहरण और बताएंगे तब आपकी समझ में आएगा। एनॉयड, ठीक है, हाँ एनॉयड है, ज्यों की त्यों वाई के साथ लगा रहेंगे, कोई भी नाम लगा हो एनॉयड के साथ, ठीक है, तो वो लगा रहे हैं। चलिए, इसके बाद आपको एक्टिव से पैसिव बना के बताया गया है। जैसे अपना देखिए एक्टिव से पैसिव, तो एक्टिव है और इधर पैसिव किया है। एक्टिव में लिखा है ही लाइक्स हिज मदर।
चलिए ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्योंकि क्रिया में एस एस लग गया है, तो हिज मदर पहले आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है पीछे, ये आपको मैं निशान करके बताऊँ, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या हो गया, हिज मदर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप बनाते समय क्या लगाएंगे, साइकिल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर, आप चार्ट में देख लीजिए। तो जैसे हिज मदर एक है तो एज का इस्तेमाल, अगर बहुत सी होती तो हम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज क्रिया की थर्ड फॉर्म, लाइक की लाइक्ड, बाई ही का किसमें, हिम में बदल दिया। इसी प्रकार से एक्टिव में दूसरा है आई डू नॉट राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज नॉट, क्योंकि नॉट आया है तो नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, नॉट रिटन बाई मी। ऐसे ही प्रश्नवाचक है, डज शी रीड्स ए बुक, तो किस तरह से हो जाएगा, जो कि ये प्रेजेंट इंडेक्स में इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इज अ बुक, क्यों अ बुक मान कितनी किताब है, एक किताब है, रेड बाई हर। चलिए, वाई डज ही हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता क्यों करेगा, इसके लिए आपको वाई का वाई यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली वहीं लगी रहेगी, वाई यू हेल्प बाई हिम, ये गलत है, थोड़ा सा लिखा यहाँ गलत है, चलिए हम सुधार लेंगे। बाई हुम इज, जैसे लिखा है बाई टीचर्स हिम, कौन उसे पढ़ाता है, तो वाई हुम इज ही टॉट, उसे कौन पढ़ाया जाता है, ये सही है। इसके बाद ऐसे ही आपके एक्टिव से पैसेज पास्ट इंडेफिनिट के हैं, आप इन्हें समझिए। ही वाज, जैसे लिखा है द टीचर, एक्टिव में द टीचर मेड हिम मॉनिटर, अध्यापक ने उसे मॉनिटर बनाया, तो हिम से भी बना सकते हैं और मॉनिटर से भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम हिम से ही किया है, ही वाज मेड, वह बनाया गया, मॉनिटर बाई टीचर, टीचर के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही ये बी इलेक्ट्रेट देम मेंबर, तो देम को हमने देवर, इलेक्ट्रेट मेंबर बाई अस, आप कोई सा भी इसे बना सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो। आई डिड नॉट हेल्प हिम, तो जो नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नेगेटिव सेंटेंस को देखिए, हिम का ही वाज नॉट हेल्प बाई मी। चलिए, आपको बोर्ड पे आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप उसके बाद समझने का प्रयास करें। इसके बाद आपके फ्यूचर का है, इट बी, जैसे आई सेल डू इट, तो पहले इट विल बी, क्योंकि फ्यूचर के अंदर सेल विल में ये देखा जाएगा, आई ओ बी के साथ सेल लगता है, तो इट के साथ क्या लगेगा, बिल वाली फॉर्म लगेगी और उसमें बी एक्स्ट्रा लगेगा, के थर्ड फॉर्म वाई मी। विल ही हेल्प हर, ये प्रश्नवाचक है, क्या वो उसकी सहायता करेगा, तो आगे देखते हैं। इस तरह से आ गया तुम्हारा विल शी बी हेल्प हिम। इसके बाद ये है मदर विल नॉट कुक द फूड, तो ये नेगेटिव है, तो द, जैसे यहाँ लिखा है कुक फूड, फूड विल नॉट बी कुक्ड बाई मदर। अच्छा, वाट विल टॉम टू डू नाउ, तो वाट का डब्ल्यू एच फैमिली, वाट विल बी डन बाई टॉम नाउ, ठीक है। इसे पैसे इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से एक पेज और हम ऐड करते हैं जिससे आपको फिर बता सकें। चलिए, इसी पेज पर हम आपको 2-4 प्रयोग बता देते हैं, इसके बाद धन्यवाद।